Hello everyone, I am Nidhi Goyal. Welcome to my revision series. Today we will revise chapter 5 of class 12 commerce, which is organizing. Till now we have revised first 4 chapters and let's revise chapter 5, that is organizing. So what is organizing, children? Organizing refers to identifying and grouping different activities in an organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goals of organization. What happens in the organizing is, once you have planned, हमने भी planning कर ली ना, first chapter हमने first function कर लिया and organizing is a second function. अब planning के बाद हमें क्या करना है? Planning में हमने क्या किया था? We have identified कि हमें क्या करना है, what to be done and how it is to be done. तो अब उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, that activities should be identified. और क्या क्या चीजें चाहिए, what all resources will be required, those resources should be made available in the organization and should be put in an orderly manner. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्या एक्टिविटीज चाहिए और उन एक्टिविटीज को आप ग्रुप करो इन सच अ रीजनेबल मैनर कि सिमिलर एक्टिविटीज को आप इकट्ठा कर लो, सो दैट वर्क कैन बी डन इन एन एफिशिएंट वे, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं. वी पुट इट इन द ऑर्डरली मैनर and we identify the activities that needs to be done and then we group it in such a way that some kind of a productive relationship is created between all the activities and the resources. Is that clear? So organization is the process of defining and grouping the activities of the entire organization and establishing the relationship between them. Fine. So organizing is clear to all of you. So let's go ahead. The process of organizing. अब ऑर्गेनाइजिंग शुरू कहाँ से होती है? ऑर्गेनाइजिंग शुरू होती है सबसे पहले विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज. हमें करना क्या है, वो प्लानिंग हमें देता है कि प्लानिंग हमें बताता है कि हमें ये करना है. अब प्लानिंग के बाद हम उस काम को करने के लिए कितनी एक्टिविटीज चाहिए, दैट वी आइडेंटिफाई एंड वी ब्रेक द एंटायर वर्क इनटू स्मॉल एक्टिविटीज. ठीक है, जितनी एक्टिविटीज हमें करनी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, दैट वी आइडेंटिफाई एंड वी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल एक्टिविटीज. उसके बाद हम सिमिलर एक्टिविटीज को वी ग्रुप देम टुगेदर इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्या करते हैं, जैसे जितनी भी एक्टिविटीज हमें करनी है, हमें सामान खरीदना है, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, हमें कंज्यूमेबल्स खरीदने हैं, हमें बनाना है सामान, हमें पैक करना है, हमें फिर पैकिंग मटेरियल भी खरीदना है, हमें कहीं से सामान खरीदेंगे तो उसका पेमेंट करना है, कोई हमसे सामान खरीदेगा वो हमें पेमेंट देगा. तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. ठीक है, तो जो सेम एक्टिविटीज हैं उनको हमने इकट्ठा करा, ग्रुप कर दिया एक जगह. जैसे सारी परचेज की एक्टिविटीज को हमने इकट्ठा कर दिया, उसको परचेज डिपार्टमेंट बना दिया. सारी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने इकट्ठा एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला. सारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, पैसा आना जाना सब कुछ सारा हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया एंड विच वी कैन कॉल इट एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड लाइक सो ऑन. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन इज अ सेकंड प्रोसेस कि जितनी जो आपने ब्रेकअप की थी पहले स्टेप में एक्टिविटीज को, अब उनको आप दोबारा अलग एक मीनिंगफुल तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से ग्रुप कर लो, राइट. वंस द ग्रुपिंग इज डन, देन यू असाइन द ड्यूटीज टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज. ठीक है, जब आपने बता दिया, हमने ग्रुप कर ली कि ये फाइनेंस की एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन की है, ये परचेज की है, ये मार्केटिंग की है, ये रिसर्च की है. ठीक है, फिर हमने जो people who know that activity, who know how to do that particular work, who are capable of doing that work, हम उनको वो duties assign करते हैं, right? So that is a third step. You assign the duties to the people who are capable of doing it and according to the capabilities and skills, right? And once you have assigned the duties to the different people, then you establish the reporting relationship among those people. ठीक है, आपने काम दे दिया एम्प्लॉइज को सबको और उसके बाद आपने उसके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्रिएट की. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का मतलब है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट की और उसके बाद क्या हुआ, आपने पूरा स्केलर चेन फ्रेम कर दिया कि ये इसका सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट, ये इसका सबऑर्डिनेट एंड दिस थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस. सो दैट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द superior subordinate relationship. We are establishing the scalar chain in the organization. So once you have done all the entire process of organizing, आपने सारे काम कर लिए, तो आपका रिजल्ट क्या आया,
रिजल्ट आया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. होता क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? is a network of job positions, responsibilities and authorities at different levels. So organizational structure is a result of the organizing. It specifies the relationships between people, work and resources. Clear है कि organizational structure क्या है? एक network है. ये job positions हैं, हर job position की ये authority है, ये responsibility है, ये scalar chain है, ये इसका superior है, ये इसका subordinate है. So this person will report to this person, means reporting relationships create किए हमने. That entire structure within which the managerial works will be done is now called as organizational structure. Is that clear? There is a related term which is called span of management. So span of management क्या है? This is a span. हम इसको span कहते हैं ना, हाथ का, right? ये हमारा span है. So number of subordinates that can be easily and effectively handled by a superior is called span of management. तो जितने number of subordinates एक superior handle कर सकता है effectively, उस पे depend करता है कि आपका structure कैसा होगा. अगर एक superior ज़्यादा number of subordinates handle कर सकते हैं, then we have lesser number of levels, है ना? कम levels होंगे क्योंकि ज़्यादा लोग एक बार में handle हो जा रहे हैं. लेकिन अगर कम lesser the span of management is, तो हमारा structure क्या बनेगा? Multiple levels का बनेगा, यानी कि tall structure बनेगा. Clear? So taller the structure, narrow the span of management, wider the span of management, shorter is the organizational structure. ठीक है? अब हमने कहा हमने organizational structure frame किया in the entire process of organizing. ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम दो तरह से बना सकते हैं. मींस ग्रुपिंग जो हमने करी एक्टिविटीज की, वो हम दो तरह से ग्रुप कर सकते हैं. वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड अनदर इज डिविजनल स्ट्रक्चर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजन्स. सो लेट अस रीड. फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? वी ग्रुप द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी. ठीक है? तो हम ग्रुपिंग या डिपार्टमेंटलाइजेशन हम किस बेस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है. जैसे अभी हम मेरा पुराना वाला एग्जांपल कंटिन्यू करें कि सारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज वो इकट्ठा कर दी, सारी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, सारी प्रोडक्शन हमने दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दी. ठीक है? सो देन वी हैव क्रिएटेड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है? बिकॉज सिमिलर एक्टिविटीज और सिमिलर जॉब्स आर पुट टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट. Another type of a structure that can be created is called a divisional structure. Divisional structure is created basically when the company is into manufacturing multi products. जब company बहुत सारे products बना रही होती है different types की, तो फिर हमें divisional structure की जरूरत होती है. तो एक product की सारी activity हम एक division में डालते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, club करते हैं into one division. The activities of second products will be clubbed together and will be grouped together into one division and so on. ठीक है? So in division structure, departmentalization in the organization is done on the basis of product lines. कि कितनी product हैं? So it is suitable for the organizations which deal in multiple products. ठीक है? लेकिन एक और बात है, let me explain you here कि अगर the scale of operations of the particular organization is very large, अगर बहुत बड़े scale पे organization काम करती है, तो then under every division we can have a separate functional structure also. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन फॉलो द डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप फिर अपने 3 या 4 डिपार्टमेंट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज. फाइनेंस मैनेजमेंट में भी फाइनेंस या प्रोडक्शन या मार्केटिंग या HR, व्हाटएवर द नीड इज एंड हाउसोएवर द कंपनी वांट्स, बट फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन फॉलो डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है? बट डिविजनल स्ट्रक्चर कैन नॉट फॉलो द फंक्शनल स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर. Next is there are two types of organizations that can be framed within one organization, which are formal and informal organizations. ठीक है? एक organization है, उसमें दो तरह के organizations होते हैं. स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं. We are not talking of organizational structure. There are type of this is kind of a relationship between the people. So ये formal और informal हो सकती है. तो formal organization क्या है? Formal organization is a system of well-defined jobs with well-defined authority and responsibility relationship. This type of organization of people strictly follows scalar chain of command.
ये स्ट्रक्चर जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट फॉलोज स्केलर चेन ऑफ कमांड, यानी कि प्रॉपर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड, roles, responsibilities, authorities at every level is identified. The communication between the people is only related to the business matters. ठीक है, और ये प्रॉपर स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो करते हैं, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, एंड बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, so this structure is deliberately created by the top management to realize the organizational goals. This is a conscious effort. मैनेजमेंट इसको स्पेशली कॉन्शियसली डेलिबरेटली क्रिएट करती है. एक स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, ये सुपीरियर इज सबऑर्डिनेट, ये दिस पर्सन विल रिपोर्ट टू दिस पर्सन हैज दिस अथॉरिटी, दिस जॉब पोजीशन हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सब इज वेल डिफाइंड एंड वेल लेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है डेलिबरेटली. कॉन्ट्ररी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन, जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन दे डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद ईच अदर, एंड दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मैनेजर हूँ, आप भी मैनेजर हैं, कोई हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, कोई हमारे सुपीरियर्स हैं, एंड व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, वी सिट विद ईच अदर, वी स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर. सो जनरली कभी कभी होता है कि वी टेंड टू टॉक पर्सनल ऑल्सो, right? So we develop personal relationships with some people, not everybody, but with some people, and that is called informal organization. क्योंकि हम साथ बैठ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों से हमारी बॉन्डिंग हो जाती है, कुछ लोगों से हमारी सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि बिजनेस से अलग होते हैं. Right? We like to talk something personal, we like to talk on social issues, not on the business issues. So that is a informal organization. ठीक है, so informal organization is an aggregate of personal and social relations which arise spontaneously because of association of people with each other. Informal organization is a network of interpersonal relationships in the organization without any conscious effort or purpose. ये consciously create नहीं होती है, ये automatically within the organization अपने आप बन जाती है. बिकॉज मेरी आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, मेरे आपके व्यूज मिलते हैं, तो मैंने आपके साथ बैठना बोलना शुरू किया, एंड दिस इज हाउ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन टू ऑफ अस हैज क्रिएटेड. ठीक है, इट ऑटोमेटिकली अराइजेस on its own within the organization when employees interact with each other. This is clear. It helps to fulfill social and psychological needs of the employees. Right? This is clear to all of you. Now, the very important concept of this chapter is delegation of authority. Delegation of authority क्या है? बहुत ही भारी भरकम सा नाम जो कि डराता है हमें सबको, right? No, we don't have to get scared. Delegation is nothing. It's very simple. It is just when a superior assigns some of his work to the subordinate. That is called delegation. मैंने delegation कर दिया, मैंने अपना काम अपने subordinate को दे दिया, और जब मैंने काम दिया तो उसको उसकी अथॉरिटी भी दी, उसको उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, और उसको उस काम को करने के लिए रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी दी. ठीक है, दैट मीन्स आई हैव क्रिएटेड द अकाउंटेबिलिटी ऑन हिम. सो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन. So delegation is a process by which a manager shares some of his work with his subordinates and give him related authority and responsibility. ठीक है, delegation of authority means granting of authority to subordinate to work within the prescribed limit. Bas, as simple as that, right? It is a process of giving responsibility and authority to the subordinate and creating accountability on the employees of the work given to him. Accountability create करना, अभी हम आगे पढ़ेंगे तीनों elements इसके. अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है सुपीरियर, जब हम सुपीरियर किसी सबऑर्डिनेट को काम देता है, यानी कि उसकी जवाबदारी होती है. अब जब काम करता रहेगा सबऑर्डिनेट, तो वो रिपोर्ट करेगा सुपीरियर को अपने काम के बारे में, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, so in simple words, delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. Clear? Let us read the elements of delegation. अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अकाउंटेबिलिटी क्या है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू डू द वर्क टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड स्किल्स. मेरी जिम्मेदारी काम करने की, क्योंकि मुझे काम दिया गया है, तो आई हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ऑब्लिगेशन, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम को अपने बेस्ट तरीके से करूं. ठीक है,
It includes all physical and mental work assigned by the superior to the subordinate. इसके फीचर्स क्या हैं? Responsibility arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duties assigned by the superior. Clear? So responsibility flows upwards because subordinate will always be responsible to the superior. अब इन तीनों elements में ना flow की बात आती है कि which element flows where. तो responsibility flows upward. Responsibility ऊपर जाती है क्योंकि I will be responsible to the work which is given to me by the superior. Superior अपने superior के लिए responsible होगा उस काम के लिए जो उसके superior ने उसको दिया होगा. ठीक है? So responsibility flows upward. Responsibility cannot be delegated completely. अगर मैंने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, उसको जिम्मेदारी दे दी, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है. आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट, राइट? सो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन इज अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स पावर्स टू टेक डिसीजन. ठीक है, जब मैं उस पर कोई काम करूंगी, मुझे उस काम की जिम्मेदारी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, देन आई शुड बी गिवन सम अथॉरिटी ऑल्सो टू टेक डिसीजंस पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्क, एंड दैट इज अथॉरिटी. Right? Authority refers to the right of the person to give commands to his subordinate and ensure the work is done. It also means the power to give orders to the people what they should do. Authority का मतलब ये भी है कि मेरी authority है कि मैं अपने subordinates को command कर पाऊँ और उनसे काम करवा पाऊँ. ठीक है? Authority originates from individual's position. Authority कहाँ से originate होती है? अपनी position से. क्योंकि मैं manager हूँ तो मेरी authority है. क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूं तो मेरी एक अथॉरिटी है, राइट? सो बिकॉज आई एम होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन आई हैव द अथॉरिटी. इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर पोजीशन की एक लिमिटेड अथॉरिटी होती है और वो रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी अथॉरिटी है. इट अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन व्हिच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशंस. क्लियर? कि स्केलर चेन से लिंक होती है क्योंकि स्केलर चेन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, मैं सुपीरियर हूं इसीलिए मेरी अथॉरिटी है, right? So it arises from the scalar chain of command. Authority flows downward from superior to subordinate. Authority downward flow करती है, ऊपर से नीचे, क्योंकि superior will give the authority to the subordinate, subordinate will again give the authority to his own subordinate. So this is how the things work, right? Authority should be equal to responsibility. Authority responsibility equal होनी चाहिए. It is generally an argument कि authority कम होनी चाहिए responsibility से, otherwise subordinates will take undue benefit. But ऐसा नहीं है. अगर आपने जितना काम आपने दिया है उस काम के रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उतनी ही अथॉरिटी भी आपको अपने सबऑर्डिनेट को देनी है. हायर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोर इज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी. जितना लेवल पे आप ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी अथॉरिटी ज्यादा होगी. क्लियर है? लास्ट एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन इज अकाउंटेबिलिटी. Accountability means answerability of the employee with respect to the work which was given to him. Answerability का मतलब है जवाबदारी, यानी कि रिपोर्ट करना. उस जितना काम मुझे मिला है मैं उस काम को कैसे कर रही हूँ, करा है या नहीं करा है, उसका जवाब दूंगी मैं किसको, उसकी रिपोर्ट दूंगी किसको, अपने सुपीरियर को जिसने मुझे वो काम किया है. ठीक है? सो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू रिपोर्ट फॉर्मली टू हिज सुपीरियर अबाउट द वर्क for which he was given authority and responsibility. जिस काम के लिए उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उस काम को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट की है. क्लियर है? तो अकाउंटेबिलिटी राइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी अकाउंटेबिलिटी इसीलिए है, मैं उस काम की प्रोग्रेस की रिपोर्ट सुपीरियर को इसीलिए दूंगी क्योंकि वो काम की जिम्मेदारी मेरी थी. जिम्मेदारी आपकी हो, रिपोर्ट मैं करूं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है? इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. मैं अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करूंगी, मेरा सुपीरियर उसको अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. सुपीरियर ने मुझे काम दिया, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने एक काम दिया जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ने मुझे मैनेजर को काम दिया. ठीक है? तो हमारे साथ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब फ्लो हो गई. अब मेरी अकाउंटेबिलिटी है, वो काम कर रही हूँ, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसको? अपने जनरल मैनेजर को. और जनरल मैनेजर उस काम का रिपोर्ट देगा अपने अपने सुपीरियर को या डायरेक्टर को. ठीक है? तो जनरल मैनेजर ये नहीं कहेगा कि अब मेरे पास नहीं है वो काम, मेरा काम, ये काम तो सबऑर्डिनेट कर रहा है, ये मैनेजर कर रहा है, तो यही देगी, इसकी रिपोर्ट मैं नहीं दूंगा. नो, रिपोर्ट फिर भी उसी को देनी है. अकाउंटेबल वही है जिसको वो काम पहले मिला था.
अगर मैं भी वो काम खुद नहीं कर रही हूँ, मैं भी अपने सुपॉर्डिनेट से वो काम करा रही हूँ, तो फिर भी रिपोर्ट मैं करूंगी अपने सुपीरियर को, मेरा सुपीरियर अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, फुल रिपोर्ट। सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मैं ये नहीं कह सकती मैंने नहीं करा था ये काम, अब नहीं हुआ तो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या मैं नहीं बताऊंगी हुआ या नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रही हूँ। नो, यू कैन नॉट से दिस, राइट? सो इट इज एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक। हम रेगुलर फीडबैक लेते हैं सबऑर्डिनेट से फॉर द वर्क व्हिच वाज गिवन टू देम, एंड इन दैट रिपोर्ट दे टेल अस दैट what is the progress of that work. So this is how the accountability goes upon, right? Now the next concepts of organizing is centralization and decentralization. ये बहुत important है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है कहाँ पढ़ा है? चैप्टर 2 Fayol's principles of management में हमने पढ़ा है ना, centralization and decentralization. So it is just a repetition, same ही है कि centralization means when the power of or authority is concentrated in the hands of very few people at the top. जो टॉप पे थोड़े से लोग बैठे हैं, उनके सिर्फ वही टॉप लेवल मैनेजमेंट के सारे डिसीजन लेता है, सारी पावर सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास है. देन वी से इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? जब अथॉरिटीज आर डेलीगेटेड एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम कर रहा है उसको सबको अपने अथॉरिटी दी है, देन वी कॉल इट अ डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, सो लेट अस रीड. Centralization is the concentration of work, of power or authority in the hands of few people of top management. A fully centralized organization is one where decision-making authority is in the hands of top-level management only. Quite understood? Decentralization क्या है? Can be defined as a systematic distribution of authority at every level of management. Decentralization structure ये कहता है कि जो management का level काम कर रहा है, या जो level of management काम कर रहे हैं, उनको सबको हमें authority भी देनी है. ठीक है, so dispersal of authority at every level of management, that is what the decentralization says. So it is a policy of organization where decision making power is transferred to lower level of management. Clear है? Feature of decentralization क्या है? Decentralization is an extension of delegation. अब ये extension of delegation का क्या मतलब है? Delegation is authority to take powers at the assigning of the task to the लोअर लेवल, है ना? हमने अगले अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया, उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सो दैट इज डेलीगेशन. जब ये प्रोसेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, देन वी कॉल इट अ डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि जब हमने कहा सीनियर मैनेजर ने मैनेजर को अपना टास्क असाइन किया, ठीक है, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करी, दैट इज डेलीगेशन. फिर सीनियर मैनेजर ने मैनेजर को दिया सेम चीज, फिर मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को दी, तो ये क्या हुआ? ये ऊपर से नीचे तक हर लेवल पे डेलीगेशन हो रहा है ना, तो देन दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हेन द डेलीगेशन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, so that is decentralization. It implies a selective dispersal of authority. It shows the belief that people are competent, capable and can assume responsibility. Decentralization structure जो organization create करती है, वो ये मानती है कि हमारे जो subordinates हैं वो भी responsibility लेने के लायक हैं, and they are competent of doing work, so we should give them the work also. Clear? And decentralization recognizes that every decision maker needs authority. क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये पॉलिसी है, या ये इनका ये मानना है कि जो जो काम कर रहा है उसको अथॉरिटी चाहिए. फाइन, सो दिस वाज डिसेंट्रलाइजेशन. अनदर कॉन्सेप्ट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमें पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है. सो डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद टू, that is a manager and his superior and his immediate subordinate, whereas in decentralization the authority is multiplied by many. Right? Top डायरेक्टर से अथॉरिटी आई सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर से आई मैनेजर को, मैनेजर से आई असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर से गई सुपरवाइजर को. राइट, दिस इज क्लियर, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहली वाली स्लाइड में. नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ डेलीगेशन इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, whereas decentralization aims to increase the role of subordinates. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडीज में भी आता है. डेलीगेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत काम है तो मैंने अपना काम शेयर कर लिया, अपने सबऑर्डिनेट से करा लिया. डिसेंट्रलाइजेशन का क्यों करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि करना है या नहीं करना है. तो डिसेंट्रलाइजेशन का एम है कि सबऑर्डिनेट का रोल बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में, हर सबऑर्डिनेट कुछ काम करे
और हर सबऑर्डिनेट के पास कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल. डेलीगेशन नेसेसरी है, सारा काम एक आदमी एक मैनेजर नहीं कर सकता, उसको अपना काम डेलीगेट करना ही पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना है या नहीं करना है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की चॉइस है, उनका डिसीजन है कि अथॉरिटी हर लेवल पे देनी है या नहीं देनी है, या कॉन्सेंट्रेट करके रखनी है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल एट द टॉप. क्लियर? In delegation, authority is granted by immediate superior, whereas in decentralization, authority is granted by top management. Top management decide करती है decentralization में कि authority देनी है या नहीं, और delegation में authority देनी है या नहीं वो कौन decide करता है, वो immediate superior decide करता है जो काम देता है अपने subordinate को. Scope of delegation is narrow, whereas scope of decentralization is wide. This is quite clear to all of you, right, children? So this was all about the organizing. In case you have any doubt or you want detailed explanation of any concept, you can go to my YouTube channel and there are detailed videos of every concept of organizing in very detail along with the PowerPoint slides also. So you can have notes also and you can understand in the verbal form also. So if you've liked the video, please press like button. You want more videos, yes or no? So please press like button so that I can come up with more videos on the further chapters. Till I see you back with next chapter, take care. Goodbye.